So first of all we'll start with the birth of the Weimar Republic. Now what is Weimar Republic? Germany fought the First World War, which happened during 1914 to 1918. The First World War happened during 1914 to 18. 4 years तक वो चला. Alongside the Austrian Empire and against the Allies. So Axis nations थे और Allied nations थे. That I have told you as it is in the previous chapter. Now First World War में भी जर्मनी की क्या हुई थी? हार हुई थी. Okay. So in November 1918, Allies and the United States won after defeating Germany and the Central Powers. तो Germany First World War में हार गया था. Why? पहले तो Germany की condition अच्छी थी. It was winning in the winning situation. But later when United States entered the war, उससे Germany क्या हो गया? Weak हो गया और Germany हार गया. Okay. Then after defeat of Germany and the abdication of the empire at Weimar, the National Assembly met and established a democratic constitution with a federal structure. So initially क्या था? Germany के अंदर भी there was monarchy. Austria, Hungarian Empire, यहाँ सब क्या था? Monarchy थी. First World War के बाद जब Germany हार गया, so क्या हुआ कि एक पार्लियामेंट वहाँ बना दिया गया, वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया. ठीक है. सो एज यू नो, आफ्टर डिफीट ऑफ जर्मनी, द एब्डिक्शन ऑफ द एम्पायर एट वेमर, द नेशनल असेंबली मेट और उन्होंने क्या किया? एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर? फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट्स के पास उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, राइट? जैसे राज्य होते हैं अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम है. तो राज्यों को भी थोड़ी थोड़ी क्या दे दी थी? ऑटोनॉमी दे दी थी. ठीक है. सो वो होता है फेडरल स्ट्रक्चर व्हेन यू हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? एंड देन फिर क्या होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एटसेट्रा. तो वहाँ भी ऐसे ही फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया. स्टेट्स को भी थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी उन्होंने दे दी. तो एक तरीके से अब जर्मनी में क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई. ओके. देन वी सी व्हाट हैपेंड. डेप्यूटीज वर इलेक्टेड टू द रिचस्टैग. रिचस्टैग क्या थी? उनकी पार्लियामेंट का नाम. जैसे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था द रशियन पार्लियामेंट, उसको क्या बोलते थे? ड्यूमा. तो यहाँ क्या बोलते हैं जर्मनी में? रिचस्टैग. So deputies were elected to the Riksdag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. Now this is again important है क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में अमेरिका में कहीं भी women को पहले नहीं मिल रहा था वोटिंग राइट्स. यहाँ पर women को भी वोटिंग राइट्स मिल गया along with all the adults. तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर आ गया है. ठीक है. Now what happened? After defeat in First World War, a harsh peace treaty held at Versailles. Versailles क्या है? Versailles is a place in France. We have seen Palace of Versailles, right? So जब First World War end हुआ, so all these winning nations they have blamed Germany कि भाई ये जो war हुआ है और war में हम लोगों को भी जितना नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कौन करेगा? तुम करोगे. So all of them all together have forced Germany to pay reparations of the war. ठीक है. अब वो वॉर के रेपरेशंस देगा और वॉर जब एंड हुआ तो एक ट्रीटी उन्होंने उनसे साइन करा ली ताकि ये बाद में मुकर नहीं सके. सो दैट ट्रीटी वाज वेरी वेरी हार्श. व्हाई इट वाज हार्श? बिकॉज the provisions in the treaty were very very difficult. Like Germany had to pay a lot of money, Germany had to demilitarize itself, so many things. So we will be seeing. So this was the pact which you can see on the screen, or the treaty of the peace, right? So after the defeat, Germany had to sign this peace treaty, which was very very harsh. Okay. The war guilt clause held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered. So जब वॉर खत्म हुआ तो जो विनिंग नेशंस थे, अलाइड नेशंस थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से हमने भी सफ़र किया और हमारे यहाँ के लोगों ने भी सफ़र किया है. सो नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड ऑल द डैमेज विच हैज़ बीन कॉज्ड. ओके. जर्मनी लॉस्ट इट्स 13% टेरिटरीज. तो जर्मनी की जो 13% टेरिटरीज थी वो कैप्चर कर ली गई इन विनिंग नेशंस के द्वारा. ओके. 75% ऑफ इट्स कोल एरिया टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया. 75% कोल एरिया जो कि इंडस्ट्रियल एरिया था. अब इनकी इनकम कहाँ से हो रही थी? इंडस्ट्रीज से. तो इंडस्ट्रियल एरिया जो था 75% कोल एरिया, राइट, वो किसके पास चला गया? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के पास चला गया. और 13% टेरिटरीज भी चले गए. ओके. देन Germany was forced to pay 6 billion pound as compensation. Now Germany was supposed to pay 6 billion pound to as compensation
कि अब जर्मनी क्या देगा, 6 बिलियन पाउंड इन विनिंग नेशंस को देगा. ओके. जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज, मतलब डीमिलिटराइज, मिलिट्री को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा. यू कैन नॉट कीप योर ओन मिलिट्री नाउ. ओके. The Allied armies snatched resource-rich Rhineland. So there is a area Rhineland in Germany which is very very rich in resources. जहाँ पे भी अच्छे resources होते हैं उनको हम resource rich area बोलते हैं ना. तो जर्मनी में वो जो area है उसका नाम क्या है, Rhineland. तो वो भी जो allied जो forces थे, उनकी जो allied nations थे, उनकी armies ने उनसे वो छीन लिया जर्मनी से. So Germany had suffered all these losses. That is why जो peace treaty थी उसका नाम तो था peace treaty, but the conditions were very very harsh as you can see. Okay. Now what were the effects of the war? This we have seen. After war all these things happened. Germany had to pay reparations and all of that. Now what were the effects of the war? The entire continent was devastated by the war, both psychologically and financially. War के I told you, war comes with a heavy cost. बहुत heavy casualties होते हैं, lot of deaths, so many soldiers die, उनके families सारे बर्बाद हो जाते हैं. खुद की, अगर आप खुद के land पे war लड़ रहे हो तो और दिक्कत, फिर आपका economic loss बहुत ज़्यादा हो जाता है, right? So financially condition बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. Many Germans considered disgrace of the country. Now Germany was defeated, right? So it was very very humiliating for the people, right? For the people of Germany it was very very humiliating. So they feel that it was the disgrace of the country. Okay, you can see the map. Now the Weimar Republic was forced to pay the compensation for the sin of old empires. अभी जो Weimar Republic है तो नई गवर्नमेंट बनी है. Now it had to pay for the sin of old empires. मतलब पहले लड़ाई जो जिन्होंने की World War I में, those because of जिनकी वजह से हुआ, उनके कारण जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए वो सारे रेपरेशंस अब किसको देने थे, Weimar Republic को. It was forced to pay, करना ही था. Socialists, Catholics and Democrats were easy targets of attack in the conservative nationalist circle. They were mockingly called the November criminals. Now इन लोगों को क्या लग रहा था कि इन सब के वजह से जो वॉर हुआ है, तो अब इन सबको सब लोग इनका मजाक उड़ाने लग गए कि इन्हीं के कारण क्या हुआ है, वॉर हुआ है, क्योंकि सबके अलग अलग आइडियोलॉजीज थे, राइट? तो इन आइडियोलॉजीज के कारण क्या हुआ है, वॉर हुआ है, और इनको इनके सब पीछे पड़ गए और उनका मजाक उड़ाने लगे. After the First World War, media glorified soldiers' life. So First World War के बाद मीडिया ने क्या किया, soldiers की life को बहुत glorify किया कि soldiers should be placed above civilians. So because soldiers lived a miserable life in trench, it was very difficult for the soldiers to fight the war. Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage. So everybody started talking about this war and see, national honor. So Germany's defeat was very very humiliating, right? So everybody started talking about that and everybody was fed up because there was a lot of instability. This war comes with a heavy price. So support grew for convective dictatorship. Now people were really fed up. Earlier monarchs were there, now this democracy, lot of instability in the country. So now people thought that we need a strong leader now in our country. Democracy was a young and fragile idea which could not survive the instabilities of the interwar Europe. Just now I have told you this thing. Now what happened, political radicalism and economic crisis also happened, that we need to discuss. So economic crisis, as you all understand that war came with a heavy price and Germany almost बर्बाद ही हो गया था, right? So economic crisis तो बहुत ज़्यादा हो गया था. Political radicalism वो किस तरीके से हुआ, we need to see revolutionary uprising of the Spartacist League. अब कुछ parties बनने लग गई वहाँ पे, revolutionary parties. They demanded for Soviet style governance. Now people started demanding that we also want communism in our country, right? We want Soviet style government. Soviet के अंदर क्या हो रहा था, distribution or equally distribute the wealth of the state among the people. So सबको equal distribution मिलना चाहिए wealth का. So वो लोग चाह रहे थे कि अब हमारे यहाँ भी उसी तरीके की government होनी चाहिए. Democracy was a young and fragile idea which could not survive the instabilities of the interwar Europe. We have discussed just now. Communists and socialists became enemies. Now communists जो थे और socialists थे उनकी भी आपस में क्या हो गई, बन नहीं रही थी कुछ खास, वो भी
एनिमीज हो गए थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हाइटेंड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1923। अब 1923 में जर्मनी के अंदर सीवियर पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, वॉर के अंदर सब बर्बादी हो चुकी थी, राइट। लोगों के पास पैसे नहीं थे, कोई काम नहीं था, डीमिलिट्री हो गई थी, जो आर्मी में थे उनके पास भी सैलरी आनी बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि क्या बोल दिया, अब हम क्या जर्मनी क्या आर्मी नहीं रख सकता, क्योंकि डीमिलिटराइज करना था खुद को। जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया था वो सब कौन ले गए थे, जो विनिंग नेशंस थे, जो एलाइड पावर्स थे, जितना भी इंडस्ट्रियल रीजन था वो सारा उन्होंने रख लिया था। उसके अलावा रेपरेशंस देने थे, राइट, जो वॉर में जितना भी खर्चा हुआ, जो एलाइड पावर्स ने ब्लेम किया जर्मनी को कि जर्मनी हैव टू पे दीज रेपरेशंस, तो वो उनको देना था। तो बहुत सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया जर्मनी के अंदर। The Weimar Republic crushed uprising with the help of free corps. Now free corps क्या था, एक जो experienced आर्मी के सोल्जर्स थे उनका एक ग्रुप था, राइट, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, इट वॉज नोन एज फ्री कॉप्स। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, तो वेमर रिपब्लिक ने उनकी हेल्प से जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे उनको क्या कर दिया, सप्रेस किया, क्रश किया। जर्मनी रिफ्यूज टू पे रेपरेशंस, सो फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल। अब जर्मनी ने क्या बोला कि हम कोई वॉर कॉम्पनसेशन देने वाले नहीं है। हिटलर सेड दिस थिंग, हिटलर ने भी ये चीज़ बोली थी कि भाई हम कोई रेपरेशन देने वाले नहीं है। सो फ्रांस इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, फ्रांस वॉज फ्यूरियस। सो फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया है उनका, वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का कोल मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, रूर। यू नो कि उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का दौर था, तो कोयले की ज़रूरत सब कंट्रीज़ को थी, फ्रांस में भी रिवोल्यूशन चल रहा था। तो रूर एरिया को फ्रांस ने क्या कर लिया, खुद के अंडर में ले लिया कि भाई इससे जो इनकम होगी अब उसको हम रखेंगे। जर्मन प्रिंटेड, अब इससे बचने के लिए कि जो जर्मनी की वेमर रिपब्लिक था उसने क्या किया, इट स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। वेमर रिपब्लिक ने क्या किया कि खूब सारी करेंसी प्रिंट कर दी कि भाई इनको पैसा देना है तो खूब सारी करेंसी प्रिंट करके इनको दे दो। तो अब इससे क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा पैसे की प्रिंटिंग करते हो तो जो पैसे की वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है, राइट। तो इससे क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल, राइट। मार्क क्या है, उनकी करेंसी है, मार्क इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। सो इससे क्या हुआ, व्हेन the government printed the currency, so the value of the currency fell. Okay. Now what happened? This crisis came to be known as hyperinflation. इसको क्या कहते हैं, hyperinflation। एक तो होती है इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं हम, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे अभी हमारे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन रेट क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए 2 से 6% के बीच में। अगर आपका इन्फ्लेशन रेट जो है 2 से 6% के बीच में है तो उसको महंगाई नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि ठीक ठाक स्थिति देश के अंदर चल रही है। तो अभी तक हमारे देश में भी ये कोविड वगैरह के सिचुएशन से हालात ख़राब हुए हैं, उसके पहले हमारे देश में भी इन्फ्लेशन 2 से 6 के बीच में ही चल रहा था जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। अब क्या हो गया है कि अब देखो, अब हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन रेट 8% से ऊपर चल रहा है मेरा ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो ये है इन्फ्लेशन। लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन, ये तो है इन्फ्लेशन कि भाई 8% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन है कि ठीक है महंगाई बढ़ गई है। अब अगर ये इन्फ्लेशन रेट पहुंच जाए 200%, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन, ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। सो दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, अ सिचुएशन, हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, जरूरत से ज्यादा जब प्राइसेस हाई हो जाती हैं, सो वी कॉल इट हाइपर इन्फ्लेशन। सो inflation was so high, I mean rather hyperinflation was too much that even to purchase a loaf of bread people needed cartloads of currency। मतलब एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी लोगों को बहुत सारा ट्रक भर के एक मनी चाहिए हो रहा होता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी, विच इज़ रॉन्ग। द अमेरिकन्स इंटरवीन्ड एंड बेल्ड आउट बाय इंट्रोड्यूसिंग द डॉज प्लान। नाउ व्हाट वाज दिस डॉज प्लान? Now America said that okay, you have to pay reparations to France, and since you are unable to pay, so I will give you loan. So America gave loan to Germany, right? So that they could overcome this pressure of loan. Terms of reparations to ease the financial burden. तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जो financial burden है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए अमेरिका ने लोन दे दिया।